Hello everyone, my name is Ajay Kumar and today we will discuss on glycolysis। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए कंटेंट है इंट्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन और ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस एक रेस्पायरेटरी प्रोसेस है और रेस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसके पहले हमको क्या जानना होगा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की फंक्शन होती रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर क्या चलती रहती है, डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारी जो प्रक्रिया है जिसमें कि किसी न किसी पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है या तो फिर उसका डिग्रेडेशन होता है। तो इस जो प्रोसेस चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म चलते हैं। और यह जो मेटाबॉलिज्म है प्रत्येक सेल के अंदर चलती रहती है। इसलिए जो सब सेल है, तो सभी सेल को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल फैक्टरीज बोलते हैं। ठीक, अब हम जो है इसका डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऑल द इंटरकनेक्टेड रिएक्शन अकरिंग विद इन अ सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि जितने भी प्रकार, मतलब कि सभी प्रकार के जो सेल में जितने भी प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उनको आपस में हम एक दूसरे से अगर हम रिलेटेड करके देखें तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में कोई बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, सिंथेसाइज होता है और वह जो सिंथेसाइज होने के बाद क्या हो जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक, अब यह जो मेटाबॉलिज्म है, यह जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होंगे एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म को इंडरगोनिक बोलते हैं। इंडरगोनिक कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ बनता है तो बनाने के लिए क्या होती है, एटीपी यूज होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडरगोनिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड जो है, अगर हम अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि जब कोई जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है तो उसके टूटने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में डिग्रेड होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, ये हो गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसको याद रखेंगे कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, इंडरगोनिक यानी कि एटीपी यूज होती है, और कैटाबॉलिज्म एक्सर्गोनिक होता है, एटीपी रिलीज होता है। अब आता है हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है। अब यह जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका यूज हम किस में करते हैं, एटीपी के फॉर्मेशन में। तो एटीपी, अब यहाँ पे एटीपी के फॉर्मेशन में, तो एटीपी खुद एनर्जी है तो उसके फॉर्मेशन हम क्यों कर रहे हैं, जितने भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो जी ज़रूरी नहीं है कि वो एटीपी हो। एटीपी क्या है, एटीपी इज़ द फार्म ऑफ स्टोरेज एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी की जो स्टोरेज फार्म है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं वो हमारा क्या है, एटीपी है। तो हम एटीपी को स्टोर करके रखने के लिए, मतलब जो एनर्जी उसको स्टोर करके रखने के लिए किस में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब यह जो रेस्पायरेशन है वो एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के रूप में चलता है। तो एरोबिक क्या होता है, एरोबिक जिसमें कि ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वह मॉलिक्यूल कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन दोनों ही, एनारोबिक रेस्पायरेशन और फर्मेंटेशन दोनों ही क्या होता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, लेकिन फर्मेंटेशन में यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह नहीं चलता है। और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जो इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कौन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अंतिम एक्सेप्टर कौन होता है, जो हमारे इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि फ्यूमरेट, सल्फेट या सल्फ़र होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, लेकिन फर्मेंटेशन है तो फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो नहीं चलता, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ जैसे मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक में चलता है, लेकिन फर्मेंटेशन में नहीं चलता है। ठीक, याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चलता है, लेकिन फर्मेंटेशन में नहीं चलता। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो यह एरोबिक रेस्पिरेशन जो है 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जिसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज के हमारा टॉपिक रहेगा ग्लाइकोलाइसिस। तो हम इनके जो है लोकेशन को देखते हैं। यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन बी पार्ट में हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस है वह यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, किस में चलता है? साइटोसोल में चलता है। याद रखेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, जबकि प्रोकैरियोट में कहाँ चलता है? साइटोसोल में चलता है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है कहाँ चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, किस में? यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में कहाँ चलता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलता है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ठीक, अब आता है हमारा मेन प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम जो है एक और नाम से जानते हैं, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे यानी कि इम्डेन मेयर हाफ पाथवे, जो कि इनके साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। ठीक, इस प्रोसेस में जो मेन कार्य है वो क्या होता है? इसमें 1 मोल ग्लूकोज के पार्शियली ऑक्सीडाइजेशन से 2 मोल पायरुवेट बनता है। ठीक, क्या होता है? 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? 2 मोल पायरुवेट। अब 1 मोल से 2 मोल कैसे बना? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो पायरुवेट है वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, तो 3 इंटू 2, इसलिए 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिक प्रोसेस है। क्यों यूनिक प्रोसेस है? क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में चलता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। इसको याद रखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? साइटोसोल में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही कंडीशन में चलता है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसका पाथवे देखते हैं। तो पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे जो है टोटल 10 स्टेप में पूर्ण होता है, जिसमें से 1 से 5 जो होता है, वो क्या होता है? एनर्जी इन्वॉल्वमेंट फेज होता है या प्रिपरेटरी फेज होता है, यानी कि इसमें एनर्जी हमको लगानी पड़ती है, एनर्जी खर्च होता है। और जबकि जो 6 से 10 है, 6 से जो 10 स्टेप चलता है वो क्या होता है? एनर्जी जनरेशन फेज होता है, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब इसमें एक वर्ड आया है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसमें एक वर्ड यूज होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। जहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के थ्रू क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या है? जब किसी हाई एनर्जी कंपाउंड, यानी कि जो हाई एनर्जी युक्त जो कंपाउंड होते हैं, उससे फास्फेट ले करके हम एडीपी में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो जो फास्फेट हम कंपाउंड से लिए हैं वो, और एडीपी जिसमें 2 फास्फेट है, इससे जब एटीपी का निर्माण होता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोलेंगे। ठीक, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? कोई कंपाउंड है उससे फास्फेट ग्रुप ले रहे हैं और एडीपी, इन दोनों को ऐड करके जब एटीपी बना रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। और दूसरा जो एटीपी जनरेट होता है वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जनरेट होता है, जिसमें कि एनएडीपी या एनएडीपीएच का क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है, और उस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम इसके जो है प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेटरी फेज। तो इस सबसे पहले हमारा क्या है? ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वह हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं? यह जो प्रोसेस है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि इरिवर्सिबल है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है? हेक्सोकाइनेज, यानी कि काइनेज क्या करता है? फास्फोरिलेशन करता है। यानी कि हमारा जो पहला प्रोसेस है वो क्या है? फास्फोराइलेशन है। ठीक,
फास्फोराइलेशन है। जहाँ भी फास्फोराइलेशन होता है वहाँ क्या होता है, या तो फास्फेट ग्रुप ऐड होता है या फास्फेट ग्रुप का रिमूवल होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फास्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, और वह फास्फेट हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, एटीपी से प्राप्त हो रहा है। एटीपी में क्या होंगे, 3 फास्फेट ग्रुप होंगे, तो उसमें से एक फास्फेट निकल के कहाँ जा रहा है, जो इसके जो 6 फास्फेट है यानी कि 6 कार्बन है उस पर फास्फेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और क्या बन जा रहा है, डाईफास्फेट जो है रिलीज हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें हमको एक एटीपी यूज करनी पड़ रही है, और यह जो प्रोसेस क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, और इसमें एंजाइम कौन सा भाग ले रहा है, हेक्सोकाइनेज। अब जो हेक्सोकाइनेज है उसको अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए डाई वैलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं, डाई वैलेंट जो आयन होते हैं उनकी यूज करनी पड़ती है। किस लिए, अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए। ठीक, ये याद रखेंगे। अब इसका जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस क्या है, इसका दूसरा जो प्रोसेस है वह है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्योंकि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ठीक, और इसमें एंजाइम कौन सा भाग लेते हैं, फास्फोग्लूको आइसोमरेज। फास्फोग्लूको आइसोमरेज क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक, और जो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज का एल्डोज है वो कीटोज में चेंज हो जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। एल्डोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोज में। एल्डोज यानी कि CHO ग्रुप, एल्डोज यानी कि CHO ग्रुप, और कीटोज यानी कि C डबल बाउंड O ग्रुप। ठीक, याद रखेंगे। तो अब आता है हमारा तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस जो हमारा क्या है, फिर से फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फिर से काइनेज यानी कि जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इसको पी के जो है पी, इसको जो यह जो एंजाइम है उसको हम जो है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज बोलते हैं, या PFK भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, PFK1 भी बोलते हैं। यह एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि रेगुलेशन में भाग लेते हैं। इसको हम बाद में लास्ट में देखेंगे। तो इस प्रोसेस में याद रखेंगे, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है उसका फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और यह प्रोसेस भी क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसमें एक ATP यूज होता है, और इसमें जो फर्स्ट कार्बन है उस पर क्या होता है, फास्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं 1,6, यानी कि 1 और 6 पोजीशन पे क्या है, फास्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पे आया है 20 फास्फेट। 20 इसको हम डाई भी बोल सकते थे, लेकिन डाई ना बोल करके 20 क्यों बोल रहे हैं, तो 20 क्यों बोलते हैं, जब किसी कंपाउंड के अलग अलग कार्बन पर या अलग अलग पोजीशन पर जो है कोई ग्रुप का एडिशन होता है, या कोई मतलब जैसे फास्फेट का एडिशन हो रहा है 1 और 6 है, दोनों क्या है, अलग अलग पोजीशन है। तो अलग अलग पोजीशन पर जब कोई ऐड होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, 20 बोलेंगे। लेकिन जब अगर यह जो फास्फेट है अगर एक ही पोजीशन पर होता तब उसको हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो चौथा प्रोसेस है वह जो है एक क्लीवेज प्रोसेस है। क्लीवेज प्रोसेस क्यों है, क्लीवेज यानी कि टूटना। जो हमारा फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वो क्या हो जाता है, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो है एल्डोलेज, जिसके अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए डाइवेलेंट केटायन यानी कि Zn2+ की आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक चीज़ याद रखेंगे, यह जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में केवल 3 ही ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं, हमारा पहला प्रोसेस, हमारा जो तीसरा स्टेप जहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और हमारा अंतिम प्रोसेस जहाँ जो फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में। तो ये जो 3 प्रोसेस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और यह जो 3 इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें भाग लेने वाले एंजाइम, इनको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है। ठीक, हम कहाँ थे, जो 5वें प्रोसेस है। 5वें प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है अधिक समय तक स्टेबल नहीं रह पाता, और ये जो है ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में अपने आइसोमर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है।
यहाँ जो बना ग्लिसरल्डिहाइड है वो क्या हो जा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है, और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो फिर से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यह जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है वो कहाँ मतलब कि किस में इंटर करता है, हमारे जो पे ऑफ फेज है, पे ऑफ फेज में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि चला जाता है, और ये फर्दर प्रोसेस को प्रोसीड करता है। अब यह जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है डीहाइड्रोजिनेज यानी कि क्या हो रहा है, फास्फोरिलेशन की मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रोसेस हो रही है। ये देखो ये है फास्फेट और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रहा है जिससे कि 2NADH। अब यहाँ से जो है हमेशा दो मॉलिक्यूल भाग लेंगे, क्योंकि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है और हमने क्या यूज किया था, 6 कार्बन कंपाउंड यूज किया था, तो यहाँ से जो प्रोसेस चलेंगी 2 के मल्टीपल में चलेंगी, तो जो यूज करेंगे वो भी डबल होगा, और यह तो जो बनेगा वो भी क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, 2NADH बन रहा है। एक याद रखेंगे इसको, यह प्रोसेस कौन से एंजाइम के, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर यह जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है उसमें यह जो 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि 2 ADP का यूज करके 2 ATP फिर से ATP ट्राईफास्फेट। अब इसमें हम ट्राईफास्फेट बना रहे हैं, तो ट्राईफास्फेट यानी कि यहाँ से 2 कार्बन, ये दो फास्फेट, सॉरी दो फास्फेट, ये 2 फास्फेट हैं। अब ये 3 फास्फेट है, तो इसमें से एक फास्फेट इसने ले लिया, एक फास्फेट ले लिया और क्या बना लिया, ये ATP 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसका एक फास्फेट रिलीज हो गया और ये क्या बन गया, 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब यह जो 3 फास्फोग्लिसरेट है, 3 फास्फोग्लिसरेट है वो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूटेज क्या करता है, जो ग्रुप है, ग्रुप में मतलब पोजीशन को चेंज करा देता है। जैसे ही इसमें तीसरे पोजीशन पे क्या था, फास्फेट था, इसमें क्या हो गया, दूसरे पोजीशन में फास्फेट आ गया। अब यहाँ क्या होता है, एक जो O2 है मतलब H2O है, 2H2O है, वो क्या होता है, रिलीज होता है, और इनोलेज जो एंजाइम है, इनोलेज के एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यह जो फास्फोइनॉल पायरुवेट है वो फिर से फास्फोइनॉल पायरुवेट क्या करता है, इसमें फास्फेट ग्रुप है और ये 2 ADP है, तो इसमें से जो फास्फेट ग्रुप है वो आएगा और इसके साथ क्या होगा, अटैच होकर के ये क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, और जो बचा हुआ इनॉल पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो कौन सा है, पायरुवेट काइनेज। जैसे कि मैंने बोला कि जहाँ भी काइनेज एंजाइम आता है तो वहाँ फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी। अब यह जो फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी उसमें या तो फास्फेट ग्रुप ऐड होगा या फास्फेट ग्रुप क्या होगा, उससे हटाया जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, यहाँ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, एक फास्फेट हम किससे ले रहे हैं, जो हाई एनर्जी कंपाउंड है उससे ले रहे हैं, और ADP, तो ADP और जो हाई एनर्जी फास्फेट है उसके फास्फेट से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, ना कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। तो इस प्रकार से यह जो प्रोसेस है वो चलती है, और अंत में क्या मिलता है हमको, 2 मोल पायरुवेट मिलता है, जो कि क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, अब इसमें देखते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम के इनहिबिटर होते हैं। तो पहला हमारा आता है आयोडो एसीटेट, ये किसको इनहिबिट करता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, जो कि क्या बनाता है, NADH बनाता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति से क्या बनता है, 2NADH बनता है। ठीक, ये उसको नहीं होने देता है। ठीक, दूसरा है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है, इनोलेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। यह जो इनोलेज है,
इनोलेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारा 2-फास्फोग्लिसरेट है उसको क्या करता है, फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। और जो फास्फोइनाल पायरुवेट है वो क्या है, एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, जिससे कि हमको एक फास्फेट मिलता है। और उस फास्फेट का यूज जो है एडीपी के साथ करके हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। और अंत में क्या रिलीज होता है, पायरुवेट होता है। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, पायरुवेट का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जो इनहिबिटर्स हैं उसको याद रखेंगे, और किसको इनहिबिट करते हैं उसको भी याद रखेंगे। ठीक, फिर आता है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के जो रेगुलेशन होता है उसमें 3 ऐसे प्रोसेस है जो कि क्या है, इरिवर्सिबल है। और यही जो तीनों इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसका कुछ ना कुछ कारण है, तभी वो इरिवर्सिबल है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है कौन सा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये जो है निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते और साइटोसोल में ही रह जाते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो इसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज है, तो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कौन करता है, इसका ग्लूकोज 6 फास्फेट है। यानी कि एक बार जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है तो ये हेक्सोकाइनेज को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक, फिर दूसरा आता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का जो इनहिबिटर है वो कौन है, अपना सिट्रेट है और एटीपी है। अगर सिट्रेट और एटीपी है तो ये क्या हो जाएगा, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जिसको PFK1 बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन इसको एक्टिवेट करने वाले कौन हैं, फ्रक्टोज 2,6-20 फास्फेट और AMP। फ्रक्टोज 2,6-20 फास्फेट और AMP इसको एक्टिवेट करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो पायरुवेट काइनेज है उसके इनहिबिटर कौन कौन से हैं, एसिटिल कोएंजाइम A और ATP। और उसको एक्टिवेट कौन करते हैं, फ्रक्टोज 1,6-20 फास्फेट और AMP क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आया है, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक, फिर आता है, अब हम देखते हैं यह जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुआ है उसमें जो नेट रिएक्शन है वो क्या हुआ है। तो हमने इसमें एक ग्लूकोज यूज किया, इसमें 2 NAD+ यूज हुआ, 2 ADP और 2 फास्फेट जो हाइपोफास्फेट है वो यूज हुआ है। तो इसके फलस्वरूप क्या बना है, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना है, 2 NAD+ से 2 NADH बना है और 2 ADP से 2 ATP बना है और इससे दो H2O बना है। अब ये 2 क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ पे अप फेज स्टार्ट होता है वहाँ जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड होने के कारण यहाँ से जो है 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, इसलिए जो भी बनता है वो 2 के मल्टीपल में बनता है। इसलिए जो प्रोसेस है पे ऑफ फेज में टोटल 4 ATP बनते हैं, लेकिन हमारे जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें जो क्या होता है, 2 ATP क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, 2 ATP यूज हो जाता है। इस प्रकार से जो है कितने बनते हैं, टोटल 4 ATP बनते हैं, 4 ATP बनते हैं, जिसमें से 2 ATP क्या हो जाते हैं, 2 ATP यूज हो जाते हैं। तो हमको टोटल कितना ATP मिला, 2 ATP, टोटल हमको 2 ATP मिला। ठीक, तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के फलस्वरूप या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या मिलता है, 2 ATP मिलता है। और कितने NADH मिलता है, 2 NADH मिलता है। एक चीज़ याद रखेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 2.5 ATP का निर्माण होता है। तो इसमें हमको 2 NADH है तो 2.5 × 2 = 5। ये जो टोटल एनर्जी यील्ड है वो
तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 ATP प्लस 2 NADH, एक NADH बराबर होता है 2.5 ATP, इसलिए टोटल कितना हो गया 7 ATP। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हमको टोटल 7 ATP हमको क्या होती है, मिलती है। ठीक, जिसमें से 5 क्या होता है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप और 2 क्या मिलता है सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के फलस्वरूप मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसमें सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के फलस्वरूप हमको कितने ATP मिला, तो हमको कितने ATP मिला 2 ATP मिला, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप 5 ATP, और टोटल 5 और 2 7 ATP हमको मिला है। ठीक, और जब अब्सेंस होती है यानी कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जो हमको क्या मिलेगा, अब एनएरोबिक रेस्पायरेशन है तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि NADH का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो केवल और केवल क्या मिलेगा हमको 2 ATP मिलेगा। ठीक, इसको याद रखेंगे, जो कि क्या होगा सब्सट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पायरेशन के फलस्वरूप क्या मिलेगा हमको 7 ATP मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो हमको क्या मिलेगा 2 ATP मिलेगा। यह जो है वो एक ब्रीफ रेगुलेशन प्रोसेस है। जैसे कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, वो क्या कर रहा है जा करके इसको इनहिबिट कर रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या कर रहा है इसी को इनहिबिट कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से जो प्रोसेस है आगे, जैसे AMP है, AMP फिर से उसको प्रोसीड कर रहा है। यह जो फ्रक्टोज 2,6-20 फास्फेट है, वो जो फ्रक्टोज 1,6-20 फास्फेट में जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसको इनहिबिट करता है, लेकिन फ्रक्टोज 2,6-20 फास्फेट क्या कर रहा है उसको प्रोसीड कर रहा है। तो ये इसको देख लेंगे। ठीक, थैंक यू। ये हमारा